नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र राठौड़, को फाउंडर ऑफ विजडम वर्ड्स। आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे साथ हैं नीता जी, जिनकी नई किताब आई है रूह से रूह तक। ये एक कविताओं का संग्रह है, तो हम इसका आवरण है। तो नीता जी से इसकी यात्रा को जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। तो नीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लेखन शुरू कब किया अपना? वैसे तो 2020 में कोरोना के टाइम पे, और इंस्पिरेशन मेरी बेटी ने दिया था 2018 में कि आप लेखक बनना, मतलब कोई बुक लिखना। तो बुक की कोशिश की मैंने, 18 पेजेस लिखे तो आगे बढ़ नहीं पाई, फिर उसको वहीं पे रोक दिया। फिर कोरोना के वक्त जो फ्री टाइम मिला, बैठे बैठे अपने आप ही क्लिक्स होते गए। शेर और शायरी का मुझे कॉलेज के टाइम से ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मैं, तभी भी मैंने कोशिश की थी लिखने की, पर वहाँ भी लिख नहीं पाई। तो वो जाके एट द एज ऑफ 47 आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। तो जब आप कॉलेज के टाइम में, जब आप को थोड़ा सा शौक लगा था लिखने का, तो कुछ थोड़ा बहुत लिखा था या आपने? नहीं, कुछ लाइन ही नहीं खींच पाई, बस दीवारों को ताकते रहती, होता नहीं था। और फील होता था कि क्यों मैं नहीं लिख पा रही, कि मेरी फ्रेंड भी लिखती है तो मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वहीं छोड़ दी थी। फिर शादी जल्दी हो गई मेरी डिग्री होते ही, तो वो एक कहीं तो बैक ऑफ द माइंड में चल ही रहा था कि मैं मेरे एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रही फीलिंग्स। मतलब एक टीनेज का और एक अडल्ट्रेशन का एक जो वो रहता है ना, फिर वो वहीं पे छोड़ दिया। फिर शादी हो गई, फैमिली में एंगेज हो गई, फिर बेटी हो गई। तो फिर वन फाइन डे उसने 2018 में बोला कि अभी हम बच्चे बड़े हो गए, घर पे बैठे बैठे मतलब टाइम अपनी हॉबीज़ को तुम उजागर करो। तब कोशिश की मैंने लिखने की, तो लिखी मैंने। बायोग्राफी से स्टार्ट की हूँ, 18 पेजेस। फिर उसके आगे मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं एंड कहाँ करूँ, तो सोचा कि चलो बेटी जब एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तब शायद मेरा एंड हो जाएगा, मैं वहाँ कर सकती हूँ। मेरी मतलब बायोग्राफी लिखने जैसी है मेरी। तो मैं बोली अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो 2 साल का वहाँ ब्रेक हो गया। फिर इसने पूछ किया कि कोरोना के टाइम पे तुम फ्री हो, एटलीस्ट फिर से कोशिश करो लिखने की। तो मैं वो स्टोरी तो नहीं लिख पाई। ये जब मुझे एक मुकाम पे पहुँच जाएगी और मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ अभी मुझे और सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त मैं मेरी पूरी फिर से बायोग्राफी लिखूँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करूँगी और फिर एंड करूँगी। और तब तक ये शेर शायरी और गज़ल का जो है वो मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहूँगी। तो कहीं ना कहीं मतलब 47 साल का अनुभव है, हाँ, जो कह सकते हो। पाठक इसमें, इस किताब में कह सकते हो आप, अनुभव कर पाएंगे। कह सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने मेरा एज जो है ना वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया है। मतलब एट द एज ऑफ 47 भी मैंने जो एक 16 के टीनेज भी सोचते हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। 25 to 40 का उनको फीलिंग्स में एक्सप्रेस किया है। आफ्टर 60 वालों की जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन, मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद जो उनकी लाइफ लीड करने की जो वो रहती है, जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, उस वक्त उन लोगों की जो फीलिंग्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको भी मैंने एक्सप्रेस किया है। मतलब 3-4 जो स्टेज है वो सारे इस बुक में मैंने कवर किए, और रूमानियत भी बहुत अच्छी खासी झलकती है इसमें। तो जो मन में था आपके कॉलेज टाइम में, वो निकल के अब आ पाया। हाँ, आप कह सकते हो। ए फिक्शनल कम आप रियलिटी में भी जा सकते हो इसमें। तो इस जो पुस्तक का शीर्षक है रूह से रूह तक, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की तो नहीं, ये जो मैंने लिखा है ना, जो मेरे कंटेंट्स है, जो कंटेंट्स में जो झलकते हैं ना, जो रूमानियत है, जो प्यार है, इश्क मोहब्बत है, जुदाई है, एक प्यार है, एक विश्वास है, जो मानवीय संवेदना है, जो इमोशनल्स है, जो एक्सप्रेस करके वो सारे दिल से होकर निकलते, दिल से दिल तक। इससे अच्छा ये लगा कि रूह से रूह तक, आत्मा से आत्मा का मिलन। तो ये सोच के रखा है मैंने इसका नाम। नीता जी, एक नए ऑथर के लिए हमेशा दिक्कत तो आती ही है, उनको एक सही दिशा नहीं मिलती है, किस तरीके से रीच करना हो पब्लिशर को, किस तरीके से स्टार्ट की जाए। लिखता हर कोई है ना, लिखता हर कोई है, लेकिन एक समझ नहीं होती है कि कैसे इसको एक बुक के फॉर्म में लेके जाया जाए। आपको आपकी बेटी ने प्रोत्साहित किया डेफिनेटली, लेकिन दिशा कैसे, किताब आपने बहुत जनों से कांटेक्ट किया होगा, किस तरीके से आप इस डिसीजन पे आ पाए कि हाँ ये किताब इस जगह से छपवा लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप ये भी बताओ कि आपका प्रक्रिया पूरी कैसे रही इस चीज़ की? 2020 में मेरी जब जर्नी शुरू की मैंने लिखने की, तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताती थी, तो उनसे भी एडिट करवाती थी कि हिंदी में मैं लिख रही हूँ, कोई ये तो नहीं। तो उनके दिमाग में आई ये बात कि थोड़े सालों बाद, मतलब इतनी जल्दी नहीं,
थोड़े सालों बाद हम इसकी एक किताब छपवाएंगे, आप लिखते जाना, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो लिखने का तो ये मेरी बेंगलोर में पढ़ती थी ना बेटी, तो इसने सोचा था कि पेंगुइन पब्लिकेशन से मेरी आफ्टर ग्रेजुएशन में मम्मी की किताब प्रकाशित करवा के दे सकती हूँ। फिर ये गैप हुआ, 2 साल तक मैं लिखते चली गई। फिर वो कोई मेरे मतलब ऐसे नो नहीं है, वो भी लेखक है, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर बताया मई में कि आप अपने आप लिखते ही जा रही हो, आप अपनी किताब क्यों नहीं छपवाती। तो वो मुझे अच्छी लगी बात कि हमारा तो अभी मतलब 2-3 साल 5 साल के बाद का जो था प्लान कि हम छपवाएंगे करेंगे, आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्लियर करने के बाद फिर मैंने देखा तो इंस्टाग्राम पे आपका ये हुआ, सजेशन में आता है ना विजडम वर्ड्स पब्लिकेशन। तो ये तो मैं बाय गॉड ग्रेस ही बोल सकती हूँ कि भगवान ने ही मेरी सुन ली और एक दिन में ही काम पूरा हो गया। आज सोचा था और दूसरे दिन ही मुझे इंस्टाग्राम पे आया, उसको फॉलो किया। फिर मैंने रानी जी से बात की, इनका अच्छा खासा रिस्पांस मिला। फिर पर्सनली उनसे मिली, वो भी अच्छा रहा। तो वहाँ से मेरी प्रक्रिया शुरू हो गई, अच्छी तरीके से गाइड करते गए। तो उस तरीके से मैंने अपना सारी चीज़ें फॉलो करते गई और बहुत जल्दी मतलब ये प्रक्रिया अनएक्सपेक्टेडली हो गई। अच्छा मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे तो हम राजस्थान के ही है। अच्छा। पर मेरा ब्रॉटअप जो है बेंगलोर का है। तो आपका जब आप मतलब बचपन में आप बेंगलोर रहे तो साउथ इंडियन, हाँ तो बीइंग मारवाड़ी मतलब ब्रॉटअप और वहाँ का है ना मेरे तो आपको फोरफादर्स। लैंग्वेज में फिर हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि नहीं आई। परिवार में वही माहौल था हाँ परिवार में हिंदी हाँ का। हाँ, आ जाती है, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। साउथ की भी लैंग्वेज बोल लेती हूँ और हिंदी कितनी भी। भाषाएं आती है आपको? 6 भाषाएं आती है। कौन कौन सी मैम? ये अपनी एक तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी है, हाँ। गुजराती है, कन्नड़ा है और अपने एक कच्छी सुनी है क्या आपने? जो कच्छ, हाँ वो आती है। तो हम आशा करेंगे कि और भी लैंग्वेज में आपकी श्योर आप किताबें, ऐसे क्योंकि आप अगर इतनी भाषाओं से समृद्ध हैं तो आपके पाठक वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, कोशिश मैं भी करूँगी, आपका भी सहयोग होना चाहिए इसमें। अभी अपन जब नॉर्मली बात कर रहे थे नीता जी, तो आप बता रही थी कि 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि 5 साल बाद मैं आपकी मैं यहाँ किताब देखना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप पाठकों को वही एक बार पूरी जर्नी शेयर करें। श्योर। 2018 में मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे लेकर आई थी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जब चलो हाँ इसकी है, इसको शौक़ है, टाइम पास के लिए लेके जा रही है, ठीक है अपन चलते हैं इसके साथ। लेके आई तो 2-4 किताबें भी खरीद के दी। तो थोड़ा अच्छा लगा जाके पढ़ने के लिए, मतलब थोड़ा इंसिस्ट किया कि इसको पढ़ो, इसको समझो। आपको अगर बायोग्राफी लिखनी है तो किसी की बायोग्राफी लो, फिक्शनल लिखना है तो फिक्शनल स्टोरीज़ लो, पढ़ो और शुरुआत करो। तो उतना उस वक्त मेरा माइंड सेटअप नहीं था इतना। बोले हाँ ठीक है, कॉलेज की लड़की है, आजकल सारे पढ़ते हैं तो बोली हो गया, आजकल का चल रहा है तो ठीक है हाँ करके टाइम पास के लिए कर दी। फिर इसका ज़्यादा प्रेशराइज होने से मैंने स्टार्ट भी कर दी। फिर ये अपना फिर बैंगलोर सेटल हो गई पढ़ाई के लिए। तो फिर वो देखो फैमिली में कुछ ना कुछ तो आते ही है, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कभी कुछ प्रोग्राम्स आ गए, इस तरह से वो ब्रेकअप हो गए, मतलब कंटिन्यूटी नहीं मिली। नहीं, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि मतलब अच्छे लेखन के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ पढ़ना तो क्योंकि ज़रूरी आप है। वहीं से ही चीज़ें निकल के आती है। जब आप कुछ अच्छा ग्रैब कर पाते हैं तभी वो आप वापस उस चीज़ में अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपन हाँ डायरेक्टली अपन अच्छे ऑथर्स के नाम सुनते हैं, अरे मुझे वहाँ भी पहुँचना है, करना है, तो हम खुद होके नहीं जाते। देखो कोई भी चीज़ के लिए गुरु की तो आवश्यकता होती है गाइड करने के लिए। तो हम जो लेखक है, जहाँ हम हमारी जर्नी की शुरुआत करते, तो हमारे लिए तो गुरु वो ही हो गए ना। जैसे मैं शेर शायरी और गज़ल लिख रही हूँ तो मेरे गुरु तो मैं तो गुलजार साहब को मानती हूँ। सेकेंड देती हूँ मैं जावेद अख्तर जी को, थर्ड देती हूँ अपने राहत इंदौरी जी को। जी, वो मैं उनको गुरु मानती हूँ कि हाँ उनकी तो हम बराबरी नहीं कर सकते, पर चलो हम उनके स्टूडेंट कोशिश तो कर सकते हैं। जो लेखन है आपके अंदर किस तरीके के बदलाव आए जब से आपने लिखना चालू किया? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब किसी को लिखने से शांति मिलती है, कोई प्यार में लिखता है ना, कोई दुख दर्द में भी लिखता है। तो लिखने से आदमी को हल्का महसूस होता है ना। तो अपने आप में आप किस तरीके के बदलाव आपने देखे? क्या आपने देखे? मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। नहीं देखे, तो डेफिनेटली देखे मैंने। बदलाव थे ये जो आपने कहा ना कि लेखन से शांति मिलती है मन को, तो फर्स्ट थिंग वो हुई है, मुझे अच्छा लगने लगा। और लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर तो मेरी कंडीशन ये हो गई थी, एक दिन में अगर मैं 3 से 4 कंटेंट ना लिखूं
तो बेचैनी सी होती थी, घर वालों को सारा डिस्टर्ब करती थी मैं। अरे मुझे ये 2 लाइनें आई है, ये सही है क्या देखो। तो घर वालों को तो भी चिढ़ सी लगती थी, अरे हमें टाइम नहीं है, हमें ऑफिस जाना है। बेटी बोलती थी अरे क्या इतना, तुम लिखती हो तो सही है ठीक है, अरे नहीं मुझे थोड़ा सा मतलब फाइनल करना है, इसको लिखना ही है तो देखो। तो ऐसे होते गए और मुझे खुद ब खुद अच्छा लगने लगा और माइंड अपने आप डाइवर्ट हो गया। जो एक मैं तो ये देखो एक हाउस मेकर हूँ, तो एक हाउस मेकर का क्या होता है, घर पे काम कर लिया, हस्बैंड काम पे चले गए, ये हो गई, तो आस पड़ोस वालों का हुआ, थोड़ा सा देखो आ ही जाता है, फैमिली वाला जो टचअप है ना वो आ ही जाता है, क्योंकि हम बाहर ऑफिस में काम करने जाते हैं वो और एक एज अ हाउस मेकर, उसमें डिफरेंस तो आता ही है। पर जब से मैंने लिखना शुरू किया ना, जो एक ऑफिस जाके या कोई अच्छे ओहदे पे जाके जो उसको खुशी मिलती है ना कि हाँ मैं अच्छे एक पोस्ट पे हूँ, कि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और कहाँ की CEO, तो वो वाली फीलिंग मुझे घर में बैठे बैठे भी आती थी। जो मैं टेबल शेयर करके जिस पे बैठ के लिखती थी ना, अंदर से ऐसे फीलिंग आती थी कि हाँ आज इस टेबल पे लिख रही हूँ, कहीं ना कहीं 5 साल है 10 साल है उसके बाद कोई तो मुकाम पे पहुँचूंगी। अगर पहुँच भी नहीं पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है मैं अपने बच्चों को दे दूँगी मेरी अमानत समझ के। बस यही है और बहुत शांति मिलती है लिखने से मुझे। मैं ना अब आपसे पूछना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपका मोटिवेशन मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा रहा है, तो आज जब उनकी बुक आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हाउ आर यू फीलिंग, एंड डेफिनेटली आगे भी आप उनको मोटिवेट तो करते ही रहेंगे, तो एज अ कंग्रेचुलेशन मैसेज या कुछ भी आप मम्मी को जो बोलना चाहते हैं इस बुक के रिगार्डिंग, जो सारे पाठकों को भी पता चले। First of all, I'm really proud of my mom. Like मेरे saying about the experience, मैंने मॉम में जो वो खुशी देखी है, मैंने उन्हें मोटिवेट किया, मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप में वो क्वालिटीज़ है राइटर की, आप वो वेस्ट मत करो, वो हॉबी को ना एक अलग सा इमेज दो। तो एंड व्हेन वन फाइन डे मैं बैंगलोर में थी, आई रिमेंबर माय मॉम कॉल्ड एंड शी इज़ लाइक फाइनली द बुक इज़ हैपनिंग, एंड मैं इतनी खुश थी उस दिन। आई वाज सो प्राउड ऑफ माई मॉम कि शी डिड इट, एंड आई एम श्योर ये तो वो स्टार्टिंग है। फॉर श्योर शी विल ब्रिंग मोर गुड बुक्स इन मार्केट, सो प्लीज स्टे ट्यून, एंड आई वुड से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई हैव एवर सीन। सो या आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मॉम। नीता जी की आंखों में आंसू भी हैं खुशी के आंसू हैं, अच्छी चीज़ है ये। मैं आपसे स्टोरी जानना चाहूँगा कि मतलब आपको कैसे लगा कि आपकी मदर लिख सकती है, मतलब जब आपको कभी मतलब आइडिया हुआ होगा ना कि हाँ मम्मी में ये क्वालिटी है कि वो लिख सकते हैं ना, उनको लिखना चाहिए, तो उसके पीछे की क्या कहानी कि आपको कैसे एहसास हुआ कि नहीं मम्मी को लिखना चाहिए? ये एक्चुअली मेरे पास है, एक स्टोरी है मेरे पास। आई एम अ पर्सन जिसको थ्रिलर्स और क्राइम बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ थ्रिलर्स और क्राइम्स, एंड मैं पिछले 6 to 7 ईयर से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रही हूँ, एंड मैं खुद अभी उस जर्नी पे हूँ कि मुझे खुद एक थ्रिलर बुक लिखनी है जिसका क्लाइमेक्स बहुत अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो एक दिन मैंने लिखा, मैंने बुक प्रॉपरली लिखा है बुक। मैंने मॉम को उसका क्रक्स बताया कि ये बुक का मेरा आइडिया है। मैंने लिखे 2-3 चैप्टर्स लिखे, मैंने मॉम को पढ़ाया भी, एंड वो होता है ना कि एक वो राइटर का एक टच होता है कि नहीं इसमें ये चीज़ गलत है, ये ऐसी होनी चाहिए थी, इस सेंटेंस को ऐसे नहीं उसको ऐसा लिखना चाहिए था, राइटर्स ऐसे लिखते हैं। एंड उस टाइम पे आई जस्ट क्लिक्ड इन माई हेड कि नहीं यार, राइटर क्वालिटीज़ भले मैंने स्टार्ट की, बट वो क्वालिटीज़ मुझे मॉम में दिखी कि नहीं ये बस राइटर ही जान सकता है कि बुक को किस हिसाब से लिखना चाहिए। क्योंकि कोशिश मैंने की थी, बट देन अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि मुझ में अब वो राइटर टच थोड़ा नहीं है। आई वुड से आई एम मोर लाइक अ रीडर, कि मैं सिर्फ पढ़ सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती कुछ ढंग से। बट फिर मैंने वो क्वालिटी अपनी मॉम में देखी, एंड ये हुआ था 2018 में ही। एंड देन आई टुक फर्स्ट स्टेप कि लेट्स जस्ट टेक हर टू जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, देखते हैं मॉम को कैसा लगता है। देन मैंने उनको बोला कि मॉम ये बुक देखो, ये बुक आप देखो, ये पढ़ो आपको कैसा लगेगा। एंड मॉम ने वो बुक पढ़ी, मॉम ने अपनी भी उसमें आइडियोलॉजी दी कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, एंड शी हरसेल्फ टुक द इंस्पिरेशन। तो आई वुड से ये है पूरा, एंड मुझे लगा कि नहीं शी कैन बी अ राइटर। एंड मैंने फिर कंटिन्यूसली मॉम को मोटिवेट किया कि नहीं अब आप लिखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ अब लोगों को।
सो या दिस द स्टोरी। नीता जी, आप और भी स्टोरीज लिख सकते थे, एसेज लिख सकते थे मन की भावनाएं व्यक्त करने के लिए। पोइट्री जॉनर एक डिफ़िकल्ट जॉनर है अगर हम कहें तो, क्योंकि कम शब्दों में ज़्यादा व्यक्त करना पड़ता है। यही क्यों चुना? मैंने चुना नहीं, अपने आप आया। अपने आप क्लिक हुआ। 1 और 3 जून आई डोंट रिमेंबर 2020 एट द टाइम ऑफ कोरोना। अपने आप ही क्लिक हुआ जब मैं, मेरी बेटी बाहर गई हुई थी, ऑफिस गई हुई थी या कहीं बाहर गई हुई थी, तो उसका वेट कर रही थी। तो ये मैं एकदम फ्रैंकली बोलना चाहूँगी कि मैं घर रसोई में खाना बना रही थी, सब्ज़ी छोक रही थी, तो अपने आप कंटेंट्स क्लिक हुए। मैंने गैस ऑफ की और आके उस कंटेंट को उतारा। फिर मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो वहाँ 3-4 अपने आप ही क्लिक होते थे। मैं ऐसे सोचने के लिए मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं किया कभी कि मैं प्रेशराइज हूँ कि करूँ, दूँ उसको, मैं प्रेशर दूँ माइंड को कि मैं सोचूँ कि मुझे लिखना है। बस वॉक पे जाती थी, नेचर एंजॉय करती थी, करते करते अपने आप ही 2-4 लाइन क्लिक होते थे, घर पे पहुंच के उसको उतार देती थी। तो ये 20 to 21 तक की जर्नी मेरी ऐसी रही कहीं ना है। जो कहीं- सारे कलेक्शंस है ना, तो ये जर्नी उस टाइप की रही है कहीं ना मेरी। कहीं आपके भीतर एक कविता थी जो अपने आप निकल के आई, जो हमारे पास है। आ गई, ऑटोमेटिक ही हुआ है ये। तो नीता जी, आपकी कुछ पंक्तियाँ जो आपके बेहद करीब है, वो आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कुछ नरेट करेंगे? श्योर, डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी। लबों की खामोशी तुमसे सवाल नहीं करेगी, लबों की खामोशी तुमसे सवाल नहीं करेगी, पर निगाहों को जवाब तुम दे नहीं पाओगे, पर निगाहों को जवाब तुम दे नहीं पाओगे। 2 लाइन में बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि जो आपके रूह से जो बात निकली है वो बहुत सारे पाठकों के रूह तक पहुँचे, और इसी मैं के भी यही आशा करती हूँ, पहुँचे, समझे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी नीता जी कि होम मेकर्स मतलब शादी के बाद ऐसा माना जाता था, और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा माना जाता था कि लेडीज़ एक करियर थोड़ा हॉल्ट कर देती थी फैमिली की वजह से। तो मैं आपके एक्सपीरियंस से उन होम मेकर्स के लिए 2 शब्द चाहूँगी कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ कहें कि कभी कुछ ज़िंदगी में ठहरता नहीं है, आगे बढ़ जाता है, आपको देने की ज़रूरत होती है टाइम, उनके लिए आप कुछ कहें। उनके लिए तो मैं ये कहना अपनी हॉबीज़ को ना उजागर करो, उसको दबाओ मत। एज तो देखो एक कहने के लिए है। मैंने मेरी जर्नी 47 के एज में स्टार्ट की, मतलब कंप्लीट ही हो रही थी, 47-48 भी कह सकते हो। तो अपनी हॉबीज़ को उजागर करो। एज है अभी, क्या हो गया 40-50, कुछ नहीं है। अपनी हॉबीज़ है, अपने दिल को ज़िंदा रखो, अपनी ख्वाहिशों को मत दबाओ। फैमिली है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें वहीं की वहीं है। खुद के लिए भी वक्त निकालो, खुद की दिल की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। फर्स्ट अपने को खुश रखेगा इंसान, तभी तो खुश रह पाएगा, दूसरों को खुशी दे पाएगा। जब अपनी खुशी अपने हॉबीज़ को उजागर करने में, डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि 50 है, 55 है, 60 है, कोई मैटर नहीं करता एज। आप अपने हॉबी को उजागर कीजिए, बस दबाओ मत, आगे बढ़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपका आने वाले दिन भी अच्छे जाएं, और आप अभी JLF में भी और एक्सपीरियंस लीजिए आप।